Hello and welcome to Achiever Site. Today we are continuing with chapter number 1 of class 12 psychology, and the topic is emotional intelligence from chapter number 1 variation in psychological attribute. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आपको ये टॉपिक समझने के बाद ये रियलाइज़ होगा कि जनरल लाइफ में हम किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं या किस तरह से ये हमारे साथ यूज़ होती है इमोशनल इंटेलिजेंस. तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. बट बिफोर दैट आई वुड आस्क यू टू प्लीज़ जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ जो आपके काम आ सकता है. हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके काम की हों. तो आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ. जस्ट गो चेक आउट एंड फॉलो अस देयर बिकॉज यू मे फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर यू. तो आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से. दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करेंगे. तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, पहले हम इस इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड को ब्रेक करते हैं. तो दो वर्ड निकल कर आते हैं, इमोशनल एंड इंटेलिजेंस. इमोशनल से हम वर्ड लेते हैं इमोशंस एंड इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस सिंपली. तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें वर्ड्स के थ्रू, वर्ड्स की हेल्प में, तो जो मीनिंग निकल कर आता है वो ये है कि ऐसा इंटेलिजेंस जिसमें इमोशंस का यूज़ हो रहा हो या इमोशंस की हेल्प से जिस इंटेलिजेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं वो कहलाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस. हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता, तो हम थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं. हमें ये लगता है कि यार ये हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा, बहुत कॉमन सी बात कह रहे हैं या कुछ भी है समथिंग, ये हमारे लिए तो वो बहुत नॉर्मल है. तो वहाँ पर वो पर्सन जो है वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं कर रहा होता है. दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आप किसी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को देख के, उसके जेस्चर्स को देख के कई बार समझ जाते हैं कि उसके साथ प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है. इस तरह से आप समझ जाते हैं. या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके टीचर्स या पेरेंट्स आपको देखकर, आप थोड़ा सा परेशान है, आपके एक्सप्रेशंस को देखकर या आपकी बातों से जज करके समझ जाते हैं, वॉइस टोन से भी समझ जाते हैं कि बच्चे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. पेरेंट्स अक्सर इस चीज़ को मेजर कर लेते हैं. तो वो क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ देयर इमोशनल इंटेलिजेंस. दिस इज़ वॉट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़. आपने अपने पेयर्स में भी ये चीज़ बहुत नोटिस करी होगी कि कभी कभी आप अपने फ्रेंड के लिए इस तरह से कहते होंगे या किसी ना किसी फ्रेंड ने आपके लिए कभी ना कभी ऐसा ज़रूर कहा होगा कि तुम मेरी हर बात को कहे बिना समझ जाते हो. ऐसा होता है ना, नॉर्मल नॉर्मल थिंग है जो हम सबके साथ होती है कहीं ना कहीं. तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं. और इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कहीं से क्रिएट नहीं करते, ये इनबिल्ट होता है. हमें कहीं से भी इसे फॉर्म नहीं करना है कि मैं किसी चीज़ में प्रैक्टिस करने से इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता. इमोशनल इंटेलिजेंस उन लोगों में खास तौर से बहुत ज़्यादा देखा जाता है जो साइकोलॉजी या ब्रेन रिलेटेड चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं. जैसे कि काउंसलर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी काउंसलिंग कर लेते हैं. हाउ डू दे बिकम काउंसलर, कैसे बन जाते हैं, बिकॉज दे हैव दिस इमोशनल इंटेलिजेंस इन देम. उनके अंदर वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस होता है. तो वो उसका यूज़ करते हैं. हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं. इनफैक्ट हर बड़ा अपने छोटे को डील करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक ऐसा कह सकते हैं कि सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ है जिसमें हम अपने इमोशंस का यूज़ करते हैं या दूसरे की इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए जिन ट्रेट्स का हम यूज़ करते हैं वो सब कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस. जिस तरह से आपने इंटेलिजेंस क्वेश्चंट के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है इमोशनल क्वेश्चंट, जिसको हम EQ बोलते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, बस हमें आई की जगह पे E यूज़ करना है, यानी इंटेलिजेंस की जगह पर हमें इमोशनल का यूज़ करना है. तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं. ऑल्दो आपके सिलेबस में इस पर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एक जनरल कंसेप्ट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है ये ज़रूर पूछा जाता है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इमोशनल क्वेश्चन को हम डिफाइन करने की बात करें तो हमारे सामने सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली. जितना इफिशिएंटली हम किसी के साथ अपने कहते हैं ना इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं. मान लीजिए कि आप किसी पर्सन की बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं, कोई परेशान होता है तो वो बार बार आपके पास आना चाहता है या आपसे ही बात करना चाहता है, तो इसका मतलब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, बहुत हाई लेवल का इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास है. कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों की ड्रीम्स के बारे में सुन के या कुछ ऐसी बातें जो उन्हें लगता है कि बहुत अलग सोच रहे हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं या उनको समझने की कोशिश नहीं करते. ऐसे लोगों के बारे में कंसीडर किया जाता है कि दे हैव वेरी लो इमोशनल इंटेलिजेंस. यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें कि जो दूसरों के इमोशंस की वैल्यू नहीं करते,
राइट। दे पीपल आर कॉल्ड वेरी लो ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, और जो दूसरे के इमोशंस की वैल्यू करते हैं, उन्हें समझते हैं और अपने इंटेलिजेंस का इस तरह से यूज़ करते हैं कि दूसरे के इमोशंस को मेंटेन कर सके, दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सके, उन्हें हम कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल। अब आप जनरल लाइफ में बहुत सारे लोगों की पिक्चर आपके माइंड में अगर आ गई होगी कि कौन कौन लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपकी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। हर पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर होता है, जो कि जिसके पास वो पर्सन हमेशा जाना पसंद करता है, या जिसके पास हमेशा वो गाइडेंस लेना पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं वो जो पर्सन होता है जिससे हम गाइडेंस लेना पसंद करते हैं, वो हमसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। इमोशंस भी जो होते हैं ना, दो टाइप से डिफाइन किए जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी की बात सुनने के बाद मैं रोना शुरू कर दूं, मैं भी साथ साथ रोने लग जाऊं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, या उसको मतलब समझ रही हूँ, इस केस में भी मैं सारी बात सबकी समझ रही हूँ कि वो पर्सन पर्सन परेशान है ना। और एक सिचुएशन ऐसी है कि उसकी बात को समझकर मैं उसको सोल्यूशन देने की कोशिश कर रही हूँ, उसको कंसोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब आप खुद ही सोचिए कि इमोशनल इंटेलिजेंट कौन सा पर्सन हुआ, वो पर्सन जो सिचुएशन को समझ पूरा रहा है, उसको भी फील हो रही है उतनी, पर वो रोने लगा उसकी सिचुएशन को सुन के, यार इसके बहुत बुरा हुआ, तो वो भी, उसको भी सैड फील होने लगा, वो भी उसके संग संग डिप्रेशन में चला गया। या दूसरा पर्सन, जो एक पर्सन डिप्रेस है, उसको उस कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि हम दूसरे वाले पर्सन की बात कर रहे हैं, जिसको हम इमोशनली इंटेलिजेंट कह रहे हैं। जो पहला केस है, दे पीपल आर कॉल्ड बेसिकली इमोशनली वीक, वो तो दूसरे पर्सन से भी ज्यादा वीक है, क्योंकि उसके अंदर तो अपनी सिचुएशन को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने की कैपेसिटी है, दूसरे पर्सन को तो उसको सुन के ग्रेस्प करने की भी कैपेसिटी नहीं है, राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में पर्सन के जो इमोशंस हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो दूसरे की सिचुएशन के साथ डील कर सके, उसको काउंसिल कर सके, या उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट भी कर सके। रिस्पेक्ट वाला पार्ट भी यहाँ पर आता है, क्योंकि कई बार हम किसी के सिचुएशन को सुन के उसका मजाक उड़ा देते हैं, तो हमें फर्क भी नहीं पड़ा, हम बहुत स्ट्रांग है, तो क्या हम इमोशनली इंटेलिजेंट हुए? नो, बिल्कुल नहीं हुए। तो इस तरह से हम इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह से समझते हैं कि हर वो पर्सन जो दूसरे पर्सन के इमोशंस की रिस्पेक्ट कर सकता है, वैल्यू कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है उसकी किसी भी प्रॉब्लम में, तो उसको हम इमोशनली इंटेलिजेंट कहेंगे। अब मैं आपको एक बात बहुत जनरल बताती हूँ। देखिए, जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जिनका साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, सिर्फ वो नहीं जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार हम इसको सब्जेक्ट हो सकता है हमारे सिलेबस का ये पार्ट है, या हमारे स्टडीज़ में ऑप्शन ही यही है कि हमें साइकोलॉजी लेनी है, तो हम ले रहे हैं मजबूरी में, वो चीज़ अलग हो गई है। बट साइकोलॉजी में जिनका एक्चुअल इंटरेस्ट होता है, वो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट माने ही जाते हैं, होते ही हैं इनफैक्ट, और धीरे धीरे और ज़्यादा इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं। बिकॉज रीज़न क्लियर है, क्योंकि वो उन चीज़ों को पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, और कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो चीज़ों को सीखते हैं, है ना। किसी की केस स्टडी करते हैं तो लर्न करते हैं, एनवायरनमेंट के संग अडेप्ट करते हैं, बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ पर वो वर्क करते हैं, बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ को वो नोटिस करते हैं, उन पर वर्क करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जो लोग साइकोलॉजी से जुड़े होते हैं, या हम कह सकते हैं बिहेवियरल साइंसेस से जुड़े होते हैं, या फिर माइंड रिलेटेड साइंसेस से जुड़े होते हैं, ऐसे लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी आपको ये सब पढ़ते हुए फील हो रहा होगा कि यू आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। यस, यू आर, बिकॉज यू have keen interest in psychology, so definitely you are emotionally intelligent. तो this was all about emotional intelligence. अब हम आगे बढ़ते हैं। The topic is special abilities. दो टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वन इज एप्टीट्यूड, सेकंड इज इंटरेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एप्टीट्यूड क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है? किसी काम को करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है, जो हमारी एबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। किसी काम को करने की जो हमारी इच्छा होती है, विलिंगनेस होती है, उस काम को करने की जो हमारी डिज़ायर होती है, वो कहलाता है इंटरेस्ट। सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बता दिया, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए मान क्या लीजिए, आई एम टीचिंग यू, सो दिस इज माई एप्टीट्यूड, राइट। अब आपको पढ़ाने की जो इच्छा है वो मेरी है या नहीं है, ये चीज़ मेरा इंटरेस्ट कहलाएगा, कि आपको पढ़ाने के लिए मैं क्या क्या टूल्स यूज़ कर रही हूँ, कौन कौन सी इफेक्टिव मेथड्स यूज़ कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें ऐसी यूज़ करना चाह रही हूँ, वो सब कुछ मेरी इच्छा पे डिपेंड करेगा। और वो जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरे वर्क में नज़र आने लगेगा, उसमें दिखाई देने लगेगा कि मैं कितने इंटरेस्ट से आपको ये चीज़ कराना चाह रही हूँ। हो सकता है मैंने सिर्फ टॉपिक की रीडिंग करी, टॉपिक ख़त्म, दैट्स इट। ये भी हो सकता है क्वेश्चंस बता दिए, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि ऐसा, मैं कोई भी कोशिश क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है,
मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैं करूँ उसमें अपना 100% दूँ। ये चीज़ आपके भी साथ होती होगी, हर पर्सन के साथ ये चीज़ होती है कि कोई भी काम, मान लीजिए आपको पेंटिंग नहीं आती है, तो हम मानेंगे कि आप पेंटिंग में आपका एप्टीट्यूड लो है, लेकिन आपका उसी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका एप्टीट्यूड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो। या ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ में आप बहुत स्किल्ड हैं, बहुत अच्छे से आपको आता है, आपको बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छे से आता है, पर इंटरेस्ट नहीं है आपका। हो सकता है कि किसी पर्सन को बहुत अच्छा लिखना आता है, लेकिन वो नहीं लिखता है, उसको गाइडेंस ही नहीं मिली, या उसने कभी वो अपनी उस कैपेबिलिटीज़ को पहचाना ही नहीं कि उसके अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट जो होते हैं, इंडिपेंडेंटली भी नहीं हम समझ सकते हैं, और एक तरीके से एक दूसरे से रिलेट करके भी समझ सकते हैं। अगर ये दोनों ही हाई होंगे तो पर्सन की जो परफॉर्मेंस आएगी वो बहुत अच्छी आएगी, बेस्ट आएगी, मतलब वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो कम हो जाएगी, वो पर्सन के वर्क परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट नज़र आने लगेगी, क्लियरली दिखने लगेगी। कैसे इसको हम समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई पर्सन बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, उसके अंदर जो सिंगिंग का एप्टीट्यूड है वो बहुत हाई है, लेकिन उसका मन नहीं करता, मे बी वो लेजी है या वो बिजी है, कोई भी रीज़न है, कुछ भी बात है। अब सिंगिंग आती तो उसे बहुत अच्छी है, पर वो करता ही नहीं है, करना नहीं चाहता, या उसमें वो अपने एफर्ट्स नहीं देना चाहता, इंटरेस्ट नहीं है उसको। तो क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस, जाहिर सी बात है, अब हम उसको, वो जितना बेस्ट अपना उस सिंगिंग में दे सकता है वो नहीं देगा, राइट, जाहिर सी बात है, तो उतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। अब इसका ऑपोजिट लेते हैं, एक पर्सन को सिंगिंग में इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन वो सिंगिंग कर नहीं पाता, वो अंदर से उसका टैलेंट नहीं है। अब इस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट है, प्रैक्टिस करेगा, हो सकता है दो, यहाँ पे भी दो केस बनते हैं, इंटरेस्ट है पर नहीं कर पाया प्रैक्टिस किसी वजह से, तो वो अपने उस एप्टीट्यूड को डेवलप नहीं कर पाएगा। लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ अगर वो हार्डवर्क भी करे, इंटरेस्ट है लेकिन हार्डवर्क भी करे, तो क्या होगा? वो सीख जाएगा, वो धीरे धीरे कुछ एटलीस्ट उस लेवल से तो ऊपर ज़रूर जाएगा जिस लेवल पर वो पहले था, यानी जिस लेवल पर होने की वजह से वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, अब वो दे सकेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि इंटरेस्ट में अगर हम हार्ड वर्क को भी ऐड कर दें, तो जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस निकल कर आती है वो बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट एक किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक हैं, दो ऐसे एट्रीब्यूट हैं उसकी पर्सनालिटी के, जो डिफाइन किए जा सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस का आउटकम की फॉर्म में, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इतना हमने समझा कि एप्टीट्यूड क्या है और इंटरेस्ट क्या है। कई बार हमारा किसी चीज़ में एप्टीट्यूड बहुत हाई होता है पर इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट हाई होता है पर एप्टीट्यूड नहीं होता। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, या तो ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर ऑलरेडी अगर हैं तो हमारा हमेशा आउटकम बहुत अच्छा आएगा, अगर ये चीज़ें नहीं है तो हम किसी एक को बढ़ाने की कोशिश, एफर्ट्स कर सकते हैं, राइट। अब आपकी बुक में पेज नंबर 18 पर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में दिया गया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए, दो फॉर्म में ये होते हैं। पहला तो है इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडिपेंडेंट हो गए। दूसरा है मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरलाइज्ड जो होते हैं। तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड और मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड टाइपिंग एप्टीट्यूड आर इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड। ये सारे जो एप्टीट्यूड्स हैं वो इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड की कैटेगरी में आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एप्टीट्यूड के जो टाइप्स हैं टेस्ट के वो कौन कौन से हैं। तो जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो इन सब की बात करते हैं, और उसके अलावा मल्टीपल एप्टीट्यूड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बैटरीज। जैसे कि कई सारे एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो बैटरीज की फॉर्म में करे जाते हैं। बैटरीज, दे आर नॉट द बैटरीज यू आर थिंकिंग अबाउट राइट नाउ। बैटरीज मीन्स अ सेट ऑफ, कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं टू नो द एप्टीट्यूड। जैसे कि भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट है, वो किस लिए है? वो इंटेलिजेंस का है, तो वो उसके नाम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से एप्टीट्यूड के भी टेस्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, डीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी एंड द आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, ये कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आपको इनके नाम मालूम होने चाहिए। यू कैन मार्क इन योर बुक, यू कैन लर्न देम इजीली, देयर इज नो नथिंग मच अबाउट इट। और इसमें बहुत सारे सबसेट्स भी आते हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्लैरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, काफ़ी सारे हैं। ये सब आप अपनी बुक में से पॉइंट आउट करके लर्न कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बिकॉज दीज आर सिंपली द टेस्ट। तो वो टेस्ट में होता क्या है, अगर वो एक एक में जाएंगे तो फिर वो आपका बहुत हायर लेवल का टॉपिक हो जाएगा, जो इस फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप आगे पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट। बट फॉर नाउ वी हैव डिस्कस दीज टू टॉपिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड
interest and aptitude, and this was somewhere related to your general life, so I hope you would have understood it better. So if you like this video, please give you one like. It would cost you nothing, but it would give me definitely a lot of motivation. Also subscribe to the channel if you have not done it yet, and keep studying with us. I'll be back again with the last topic of this chapter, creativity, and we'll be completing the chapter then. So till then, take care, see you soon, bye bye.